एग्जिट पोल के कल नतीजे आ चुके हैं। एग्जिट पोल में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस कोलिशन जम्मू कश्मीर में सरकार बनाती नजर आ रही है। या तो ये दोनों दल मिलकर सरकार बनाएंगे या बाहर की किसी पार्टी के समर्थन से सरकार बनाएंगे। क्या होगा जम्मू कश्मीर में, किसकी बन रही है सरकार, और भारतीय जनता पार्टी जिसका दावा था कि हम जम्मू कश्मीर में सरकार अपने दमखम पर बनाएंगे, क्या यह मुमकिन हो पाएगा? इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री और कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के सूत्रधार सुनील शर्मा मेरे साथ है। सुनील जी, मुझे बताइए, एग्जिट पोल तो कह रहा है कि एनसी कांग्रेस का कोलिशन कंफर्टेबली 48 का जो आंकड़ा है उसको पार करेगा। थैंक यू हाशमी साहब। कल जो एग्जिट पोल्स आए हैं और डिफरेंट चैनल्स ने, डिफरेंट पोर्टल्स ने अपना अपना ओपिनियन दिया है। बहुत सारी जगहों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को एज दिया है, काफ़ी पोर्टल्स, काफ़ी चैनल्स ने बीजेपी को दिया है। हम जो डे वन से कह रहे हैं उसी बात पर आज भी हम बड़ा फर्म स्टैंड है हमारा। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, इसमें हमें कोई संदेह नहीं है। और जिस प्रकार से इन चुनावों में लोगों ने समर्थन दिया है, मुझे लगता है कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम सरकार बनाएंगे, उसमें किसी का भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होगा। जहां तक बात आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, नेशनल कॉन्फ्रेंस केवल और केवल 2 पार्लियामेंट्री सीट्स पर सीमित रह चुकी है। साउथ की, उसमें भी राजौरी पुंछ उनसे खिसक चुका है, और एक सेंट्रल पार्लियामेंट्री सीट पर। नॉर्थ में तो उनका कोई जनाधार नहीं है। इसमें भी दोनों पार्लियामेंट्री सीट्स पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट है। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, 2 फेजेस में तो मैं कश्मीर में ही था, मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेजॉरिटी सीट्स लूज करेगी कश्मीर में। और कांग्रेस वैसे भी न जम्मू में है तो न कश्मीर में है। मुझे लगता है इक्का दुक्का कहीं उनका जो अवशेष कहते हैं, रिमेन्स कहते हैं ना, वही बचे हैं उनके इस पूरे जम्मू कश्मीर में। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का बहुत बड़ा कोई मार्जिन है, बहुत बड़ा कोई एज है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे उनकी कहीं सरकार बनती हुई दिख रही है। जैसे आपने कहा कि मुझे आपको नहीं लगता उनकी कहीं सरकार बनती दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक ताल्लुक है, आपको भी 48 के आंकड़े को टच करना है। और ऑलरेडी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके ऊपर आरोप यह लगाया है कि आप बैकडोर से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप 5 लोगों को पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट कर देंगे, और उसके बाद अगर हमारे 47 भी आते हैं, आप 43 पर होते हैं, तो 5 लेकर आप 48 हो जाएंगे और बैकडोर से आप सरकार बनाएंगे। वो कहते हैं कि ये लोगों के मैंडेट पर डाका होगा, चोरी होगी। तो क्या इस माध्यम से आप सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए, इस प्रकार के आरोप लगाना ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की डे वन से मुझे लगता है कि एक उनका तरीका ही यही है। कहीं ना कहीं हारने पे वो ईवीएम को आरोप लगाते हैं, कभी कभी सरकारी मशीनरी को आरोप लगाते हैं। अब वो सारा जो प्रक्रिया थी, प्रोसेस था, वो खत्म हो गया। अब सरकार बनाने के लिए उनको बैकडोर की बड़ी चिंता है। मुझे बताइए, जो 5 एमएलएज नॉमिनेट करने हैं वो तो एक इस यूनियन टेरिटरी में, राज्य होता तो गवर्नर के हाथ में, अभी यूनियन टेरिटरी है तो उपराज्यपाल के हाथ में ये अधिकार है, वो किसी को भी बना सकते हैं। और वो किसके खाते में जाएंगे, जमा किए जाएंगे, वो तो सेकेंडरी थिंग है। हम तो अभी प्राइमरली जो बात कर रहे हैं वो तो नतीजों की बात कर रहे हैं, 90 सीट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन 5 को जमा करना वो तो होना ही है। तो एक जो तंत्र बना है, उस तंत्र के माध्यम से 5 लोग यहाँ पे नॉमिनेट होने, वो तो होने हैं। उसमें बैकडोर की क्या बात आ गई? मैं तो उससे पहले की बात करता हूं, जो 90 सीट्स के जो रिजल्ट्स आएंगे उसकी बुनियाद पे सरकार बननी तय होगी। 5 तो एडिशन होगी, एडिशन डिलीशन वो तो अलग चीज है। मैं इन 90 सीट्स के आधार पे ये कहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, इनका जो अलायंस है यहाँ पे, ये अलायंस कहीं नहीं टिक रहा है। हम इन्हीं 90 सीट्स के आधार पे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा सरकार यहाँ पे नहीं बन सकती, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी।
जो उपराज्यपाल का अधिकार है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिकार है, वो अधिकार तो उपयोग करेंगे। वो उनके बैकडोर कहने से, उनको आरोप लगाने से कोई प्रक्रिया, कोई कानूनी, कोई लीगल जो इश्यूज हैं वो रुक तो नहीं जाएंगे ना। हाँ, उनको ये डर सता रहा है कि सरकार बीजेपी की बन रही है, इसलिए उन्होंने पहले ये शगुफा छोड़ने की कोशिश की, यहाँ पे बैकडोर सरकार बनेगी। सरकार सरकार होती है, जो एमएलए चुन के आता है उसे लोगों ने जिताया होता है। अब वो किस तरीके से किसके साथ जाता है, ये उस पर उसकी लिबर्टी है कि वो कहां पे चला जाता है। इसलिए किसी को हॉर्स ट्रेडिंग में डालना, किसी को बैकडोर कहना, बाकी चीजें कहना, ये उनके नए शब्द रोज निकलेंगे। कल उमर अब्दुल्ला साहब ने इतना बड़ा झूठ बोला है, तो वो झूठ का एक पलिंदा, उसे तो कश्मीर में टरबाज ही कहा जाता है, लेकिन कल वाला टर जो है, झूठ जो है, बड़ा मतलब एक आई ओपनर है। उसने कह दिया उमर अब्दुल्ला साहब ने कि भाई यहाँ पे जम्मू कश्मीर में रूल्स चेंज हो रहे हैं। आपने देखा होगा ट्वीट, एक शब्द भी जम्मू कश्मीर के सचिवालय में अगर कहीं लिखा गया हो तो मुझे लगता है कि वो साबित करके बताएं। तो इस प्रकार का झूठ फैलाना, फिर फारूक अब्दुल्ला साहब ने पहलगाम से ही बता दिया कि भाई क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास दो चीजें बहुत जबरदस्त है, बड़ी मतलब मजबूत है इन दो चीजों पे। एक झूठ, टर जिन्हें हम कश्मीर में कहते हैं, और दूसरा प्रोपेगेंडा। पहले ही प्रोपेगेंडा फैला देते हैं। अब फारूक अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि भाई जो पार्टी, जो व्यक्ति बीजेपी के साथ जाएगा तो वो तो कश्मीरी का दुश्मन है, कश्मीर का दुश्मन है, वैनिस्ड फ्रॉम वैली वो हो जाएंगे। तो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा, ताकि मतलब किसी न किसी तरीके से अपना पांव जमाने की कोशिश करें। मैं जुनेद साहब बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूंगा, 90 सीट्स की बुनियाद पे सरकार बनेगी। 5 सीट्स जो एलजी का यहाँ पे अधिकार है, राइट है, वो उपयोग करके वो एडिशन कहीं हो सकती है। उसके बाद जो यहाँ पे डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट जीत के आएंगे, उनका अपना अधिकार है वो किसके साथ जाएंगे। तो इन सारी चीजों के पीछे इनका एक बहुत बड़ा एक तंत्र, एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा काम करेगा, झूठ काम करेगा, जिसमें कश्मीरियों का दुश्मन कहना, जिसमें बैकडोर कहना, जिसमें हॉर्स ट्रेडिंग कहना, जिसमें इस प्रकार के शगुफे, इस प्रकार के जो वर्ड्स है ना, ये मैं पहले ही बताता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यूज करने, क्योंकि उन्हें अब ये हार बर्दाश्त नहीं होगी। सुनील जी, मुझे ये बताइएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी घाटी में जो पोटेंशियल इंडिपेंडेंट जीतने वाले हैं उनके संपर्क में है, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिन पर जनता पार्टी की के खास हैं या भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, क्या आज भी उनके साथ आपका संपर्क है? क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे परसों आने वाले हैं। तो अगर आपको जम्मू कश्मीर में सरकार बनानी है तो जाहिर सी बात है आपको नंबर पंचिंग आपने कर ली है, और क्या आप उतने इंडिपेंडेंट्स के साथ, अपनी पार्टी, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, अन्य कोई दल जिसके साथ आप संपर्क में हैं? जुनेद साहब, कुछ बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो अक्टूबर तक, 16 अगस्त को अनाउंस किया गया था और 1 अक्टूबर को लास्ट पोल हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने, विशेषकर कश्मीर तो मैं ही होता हूं, कश्मीर के प्रभारी के नाते में भी उसके आधार पे भी मैं कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स के अतिरिक्त कहीं पे कोई बातचीत नहीं की। और जितने भी इंडिपेंडेंट्स है, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, 8 को जो जीत के आता है उसके बाद क्या समीकरण बनते हैं, क्या इक्वेशन बनती है, वो अलग देखी जाएगी। लेकिन किसी भी इंडिपेंडेंट, किसी भी निर्दलीय के संपर्क में भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं, कोई नेता नहीं है। जहां तक बात करते हैं आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने उनके साथ 2018 जून में ही जो नाता तोड़ा, उसके बाद हमारा कोई उनके साथ संपर्क नहीं। ये ठीक है, मानवता के आधार पे कभी कोई मिला, बातचीत होती है। अदरवाइज इस चुनाव को लेकर मानवता के आधार पर किससे बातचीत हो चुकी है? मतलब कोई मिला, मुझे कोई क्लीग मिला अपना, कोई पुराना मिनिस्टर, कोई एमएलए मिला, तो बातचीत होती है। क्या पीडीपी वालों से भी बातचीत हो रही है? नहीं, बात किसी से भी नहीं हो रही है, ना हमारी लेकिन इंडिपेंडेंट। पीडीपी से भी कोई मिला नहीं? नहीं नहीं नहीं, कोई हमारी पीडीपी से कोई बातचीत ही नहीं है, ना होनी है। तो लेकिन पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तो बदनाम हुए घाटी में आपके नाम के ऊपर। उन्हें तो उसके बाद स्टेजों पर चढ़ चढ़कर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नारे देने पड़े, सब कुछ करना पड़ा। तो यही जानना चाहूंगा कि क्या जो आपके नाम से वहां बदनाम हुए, अब उनके साथ भी रिश्ता नाता टूट गया है, या अभी कोई तार अभी भी फिलहाल थोड़ा बहुत कुछ, कोई फोन के ऊपर बातचीत, कोई एसएमएस, कोई व्हाट्सएप मैसेज? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास रोजी रोटी चलाने के लिए एक ही हथियार है
किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का टेक दे दो और कश्मीर में उसके खिलाफ एक माहौल तैयार करो। उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी, आजाद साहब, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, कांग्रेस, किसी को नहीं छोड़ा। जिसको उनको थोड़ा सा भी कहीं डैमेज करना था। मैं पूछ रहा हूँ क्या फोन पर आपसे संपर्क में व्हाट्सएप एक्सचेंज उनके साथ होता हो, कोई एसएमएस ही एक्सचेंज करते हो? नहीं, कोई नहीं। वैसे मैंने कहा कि भाई एक ह्यूमैनिटी के आधार पे, अपनी मानवता के वो जो संस्कार के आधार पे हमारी बातचीत होती है। जब मैं कश्मीर में होता हूँ, जो भी मिलता है बातचीत होती है, लेकिन चुनाव को लेके, सरकार को लेके हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नतीजों का इंतजार कर रही है, रिजल्ट्स का इंतजार कर रही है। उसके बाद हमें पूरा यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभर के आ जाएगी। जी, आप पर एक और आरोप यह है कि इंजीनियर रशीद, हालांकि उनको जमानत कहीं और से मिली, लेकिन आरोप आप पर यह है कि वो आपने उनको लॉन्च किया घाटी में और मिसाइल की तरह आपने उनको लॉन्च किया था। वो जब मिसाइल गिरा तो वो मिसाइल कहते हैं कि वो ठीक तरीके से एक्सप्लोड नहीं हुआ, वो काम नहीं कर पाया वहां पर। और यही आरोप लगता है जमात इस्लामी के ऊपर भी कि जमात के वो लोग जो जेल में हैं उन्हें आप कन्विंस नहीं कर सके चुनाव लड़ाने के लिए, तो आपने जो उनकी परछाई थी उनको कहा आप ही उतर जाओ मैदान में। तो लोग कहते हैं कि भाई ये जो आपके दोनों आपने जो लोग तैयार किए थे, ये दोनों लोग फेल हो गए घाटी में। ये आरोप आपके ऊपर लगता है, क्या इसमें कोई सत्यार्थ है? और आप एज ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि घाटी के अंदर इन जमात इस्लामी का और उसके साथ में इंजीनियर रशीद का, आपको लग रहा है कि कोई आंकड़ा उनके पास भी होगा? देखिए, इसमें हम केवल एक अपनी सफलता मानते हैं और वो भारत सरकार की सफलता, मैं उसको श्रेय भारत सरकार को देता हूं कि जिस पार्लियामेंट में 370 को एब्रोगेट किया गया, उसको धराशायी किया गया, उस पार्लियामेंट के प्रति विश्वास जताने के लिए इस बार कश्मीरियों ने मतलब इसको रेलेवेंट कर, लेजिटिमेट कर दिया इस बात को कि जो 370 हटा वो हम उसको स्वीकार करते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं वोट देके। अन्यथा आपने देखा कि भाई 370 जब तक था, वोटिंग परसेंटेज बहुत लो होती थी, टर्नआउट बहुत कम होता था। इसलिए जमात इस्लामी का वोट देने पहले आना इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और अब चुनाव में खुद लड़ना, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। जो नैरेटिव, जो एक विमर्श पाकिस्तान ने स्थापित किया था कश्मीर में, उसको तहस नहस किया। जब जमाती खुद वोट देने निकले, जब जमाती खुद इलेक्शन लड़ने निकले, इवन की जमात इस्लामी ने ये तक कह दिया कि हम भारत के संविधान को स्वीकार करते हैं। तो जिस जमात के आधार पे लोग वहां पे एक लाइन ड्रा करते थे, उस लाइन को खत्म कर दिया और वही लाइन का आधार नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पकड़ती थी, क्योंकि इनको संरक्षण देने का काम नेशनल कॉन्फ्रेंस करती थी। अब उनसे ये हथियार निकल गया। हथियार उनका वही था, डिवीजन का हथियार, अलगाववाद का था, और संरक्षण देके वो वोट लेते थे लो टर्नआउट पे। अब जब जमाती भी वोट दे रहा है, अब इंजीनियर रशीद जैसा खुद चुनाव में उतर के लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके पास एक ही हथियार था। क्योंकि जमात जब उनसे वो चीज नहीं करने लगी, तो उनके पास एक ही हथियार था, बीजेपी का टेग लगाओ। इंजीनियर ने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया, तो अब दूसरा क्या था? मैंने कहा कि दो चीजें बहुत मजबूत है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास, और ये दो चीजें जब तक नहीं इनकी रूट आउट होंगी तब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस जीवित है। झूठ, टर बहुत ज्यादा, और प्रोपेगेंडा, यही झूठ और प्रोपेगेंडा इन्होंने कश्मीर में फैलाया। बीजेपी का टेक, भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो बैन लगाई है जमात इस्लामी को। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उसने यूएपीए में तो इंजीनियर रशीद को अंदर किया है। तुम क्या कहते हो? तुम तो चोरियां करके बाहर हो। हम तो उम्मीद करते हैं कि कोर्ट तुम पे वो गाज गिराए। 40 करोड़ का एक्सेप्ट तुमने किया है। तुमने जम्मू कश्मीर बैंक को उमर अब्दुल्ला ने खाली किया है, वो तो सारे प्रूफ से। तो तुम आगे भाई बड़े अपने उस के पायदान में। और जो ये लोग हैं जिन्होंने आज, हम ये नहीं कहते, मैंने पहले ही कहा, हम इसको सफलता मानते हैं, भारत के संविधान को एक्सेप्ट करके लोगों ने चुनाव लड़े, तो आज उनको भारतीय जनता पार्टी का टेक दे। वो क्या दे, किसको दे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, न मिसाइल हमारा इंजीनियर रशीद था, न मिसाइल हमारी जमात इस्लामी थी। जुनेद साहब, आपके कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड में कहता हूं, हमारी मिसाइल अभी आपने देखी नहीं है, शायद 8 तारीख के बाद वो विजिबल हो जाए, जब सरकार बनेगी। वो मिसाइल जो... सुनिए जी, मुझे ये बताइए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को लेकर बड़े लोगों ने ये कहा कि हालांकि मामला कोर्ट में था, कोर्ट ने उनको बरी किया। कहते हैं कि ईडी और सीबीआई की जो कर्म फरमाई उनके ऊपर है, क्योंकि बाकी विपक्ष के किसी नेता के साथ तो इस तरह की कोई रहमदिली आपने दिखाई नहीं। लेकिन यूं कहा जाता है कि वो उनके साथ ये मोहब्बत और ये प्यार का जो रिश्ता था, इसीलिए था कि भाई जम्मू कश्मीर में, घाटी में अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिलता है,
जम्मू संभाग में हमको मिलता है, तो फिर हम दोबारा से नॉर्थ पोल साउथ पोल मिलाएंगे और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे। इसकी संभावना कितनी है? क्योंकि आप राजनेता हैं, आज बयान देंगे कोई संभावना नहीं और 9 तारीख को कहेंगे हमारी मजबूरी थी। तो क्या ये कोई पॉसिबिलिटी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई अलायंस? हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर कह गए हैं कि भाई सवाल ही पैदा नहीं होता हम बीजेपी के साथ, अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं। तो मुझे आपसे जानना है कि आपका क्या मत? हमने पहले ही कहा है, फारूक अब्दुल्ला साहब तो कल कहते हैं, मैं आपके कैमरे पे भी कहता हूं, आपके साथ कहता हूं, कोई क्वेश्चन डजंट अराइज कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएं, क्योंकि जम्मू में और कश्मीर में अधिकांश लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिजेक्ट किया है, मेजॉरिटी में लोगों ने रिजेक्ट किया है। और जिस प्रकार की इनकी पॉलिसी रही, परिवारवाद रहा, भ्रष्टाचार रहा, किसी भी कीमत पे जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जाएगी। जहां तक बात आती है रहमदिली की, रहमदिली देखिए, जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक न्यूट्रल एक संस्था है जिन्होंने उस प्रकार का डिसीजन लिया है। आप देखें, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को भी जमानत पे रिहा किया और जो चुनाव था पार्लियामेंट्री उसमें उसको पूरी छूट दी। तो कहने का ये तात्पर्य है कि जुडिशरी में हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम कहीं पे भी जुडिशरी में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जहां तक फारूक अब्दुल्ला की बात है, जहां पे इंजीनियर की बात है, हमारा कोई जुडिशरी से लेना देना नहीं, वो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। आप कह रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, मतलब ही नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो जाए, कुछ भी हो जाए हमारा, हम उनके साथ तो नहीं जाएंगे, किसी के साथ भी चले जाएंगे। देखिए, मैंने तो बता ही दिया आपको, मैंने तो बता ही दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सवाल है। हम तो कह रहे हैं कि हमने तो किसी के साथ कोई बातचीत न की न करेंगे। कोई पीडीपी के साथ बातचीत नहीं, कोई कांग्रेस के साथ बातचीत नहीं, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत नहीं है, किसी इंडिपेंडेंट के साथ बातचीत नहीं है। अभी हम नतीजों का वेट करते हैं और नतीजों के बाद जितनी हमें आवश्यकता होगी वो खुद ही पहुंचेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वहां पहुंच जाएंगे। तो मुझे बताइए कि आपने, हालांकि आधिकारिक तौर पर आपने अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा इसको नहीं बनाया, लेकिन आपकी तकरीरें, आपकी अलग अलग जगहों पर जनसभाओं में आपने कहा कि हम पहला हिंदू मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को देंगे अगर हमें मेजॉरिटी मिलती है। क्या सुनील जी ये संभव हो पाएगा जो परिस्थितियां बन रही हैं? देखिए, मैंने, और विशेषकर मैं व्यक्तिगत रूप से, मैंने कभी हिंदू और मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं किया है इसमें। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत को अपना मानती है। इसमें जितने भी धर्म हैं, जितनी भी जातियां हैं, वो हमारी हैं और वो भारत की ताकत है। जब भी कोई व्यक्ति किसी धर्म विशेष का या जाति विशेष का नाम लेता है तो वो एक पर्टिकुलर सेक्ट, पर्टिकुलर सेक्शन, पर्टिकुलर रीजन को ही रिप्रेजेंट करेगा। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता होने के नाते इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करता हूं, कंडम करता हूं, खंडन करता हूं कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे हम कोई मुख्यमंत्री का चयन करें, किसी विधायक का चयन करें। मैं इसके बिल्कुल विरुद्ध हूं। हाँ, सबसे बड़ी बात, एक नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी, वो किसी जाति से भी हो, किसी धर्म से भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी का मूल विचारधारा, उसे प्राथमिकता देगी। ये किसी भी कीमत पे मतलब हम इस देश को या इस जम्मू कश्मीर को रिलीजन के नाम पे, रीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे डिवाइड नहीं होने देंगे। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए कि अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति सब कुछ न्यौछावर करने वाला होना चाहिए। उसकी पहली क्वालिफिकेशन ये होगी, वो हमारे लिए विचारणीय है, वो हमारे लिए स्वीकार्य है। और इस प्रकार की बातों पे मैं विश्वास नहीं रखता हूं धर्म और जाति के नाम। अंत में आपसे जानना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर में अक्सर सुनील जी ये हुआ है कि केंद्र में जिस भी पार्टी की सरकार, जम्मू कश्मीर में जो भी सरकार थी उस सरकार ने उसके साथ अलायंस किया। साल 1999 में जब एनडीए की सरकार केंद्र में बनी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एनडीए का हिस्सा रही, उमर अब्दुल्ला मंत्री रहे उसमें साल 2002 तक। 2002 के बाद केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई, यहां पीडीपी को मैंडेट मिला, पीडीपी कांग्रेस की सरकार चलती रही। 2009 से 2014 तक यहां कांग्रेस केंद्र में सत्ता में, यहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही। 2014 में परिवर्तन हुआ, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई, भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बन गई। अब इस समय आपसे यह जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के लिए, जहां आतंकवाद और अलगाववाद की लड़ाई भी है और अन्य कई और मुसीबतें भी हैं, 3200 करोड़ के करीब करीब आपका बिजली का रेवेन्यू है और 10,000 करोड़ की आप बिजली खरीदते हैं, आपके पास रेवेन्यू के नाम पर कुछ नहीं है, रिसोर्सेज के नाम पर कुछ भी नहीं है, तो जानना चाहूंगा कि क्या, मान लीजिए कल परिस्थितियां ऐसी बनती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और आउटसाइड सपोर्ट फ्रॉम पीडीपी कोई सरकार यहां पर, कोई गठबंधन यहां पर बनता है, क्या वो जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए खास तौर पर इन हालात में सही होगा?
जुनैद साहब, आपने बहुत ही सार्थक एक प्रश्न पूछा है। मेरा ऐसा मानना है कि जिस प्रकार से आपने 99 से 2014 तक बोला, इससे पहले भी केंद्र के अनुसार ही यहाँ पे सरकार चली है। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी अब की है जिसकी लगभग लगभग 100% निर्भरता, 100% डिपेंडेंसी केंद्र पे है। यहाँ पे सैलरी का भी जो बजट है वो भी केंद्र से आता है, डेवलपमेंटल की एक्टिविटीज की तो बात ही नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर को निर्भर रहना ही पड़ता है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर की जो शेप है वो टोटल डिफरेंट है। पहले भी निर्भरता थी, अब तो मैं कहता हूं कि 200% निर्भरता और ज्यादा हो गई, क्योंकि इसको हम संवेदनशील राज्य मानते हैं। एक सेंसिटिव स्टेट है ये, बॉर्डर स्टेट है। और पाकिस्तान ने 1947 से लेकर अब तक कुछ न कुछ शगुफे यहाँ पे किए हुए हैं। इसलिए उस नजरिए से भी और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के नजरिए से भी और यूनियन टेरिटरी होने के नाते जम्मू कश्मीर की निर्भरता अब 200% केंद्र पे ही है। जो लोग अब चुन के आए हैं, जिन लोगों पर लोगों ने अब विश्वास किया, और 10 साल के इस अंतराल के बाद जो असेंबली का चुनाव 10 साल के बाद हुआ, लोगों को बहुत ज्यादा दुश्वारियां आई, समस्याएं आई। उन समस्याओं के समाधान के लिए, उन मुसीबतों के निवाले के लिए कहीं न कहीं लोगों को एक उम्मीद जगी है इस वक्त केंद्र पर और उस अपने प्रतिनिधि पर। उस प्रतिनिधि का मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का उस प्रतिनिधि का एक निर्भरता जो केंद्र पे है, ये बहुत एक मजबूरी भी है, मजबूरी के साथ साथ जरूरत, आवश्यकता भी है। और नीड ऑफ द आवर जिसे कहते हैं वो ये है कि भाई इस वक्त भाजपा की जो सरकार दिल्ली में है, भाजपा संचालित सरकार ही जम्मू कश्मीर में बने, ताकि उस प्रतिनिधि पे, उस रिप्रेजेंटेटिव पे जो उम्मीदें, जो आकांक्षाएं लोगों ने बांधी है, उन आकांक्षाओं को वो पूरा कर पाए। और जम्मू कश्मीर की सेंसिटिविटी को, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को देखते हुए केंद्र का इस वक्त जम्मू कश्मीर में होना बहुत आवश्यक है। और विशेषकर एक बात जो मैं बड़ी गंभीरता से कहूंगा, पिछले 5 साल में जिस अलगाववाद को दफन किया, जिस आतंकवाद को ध्वस्त किया, जिस पत्थरबाजी को तहस नहस किया, आज लोगों को एक शांतिमय वातावरण मिल रहा है। आज पेरेंट्स को बच्चे की फिक्र नहीं है, आज किसी माता पिता को बेटी बाजार में जाए उसकी फिक्र नहीं है। इस प्रकार का वातावरण एक सस्टेन करे, इसको मेंटेन करने के लिए इस वक्त केंद्र की इंटरफेरेंस की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है केंद्र के अनुसार ही यहाँ पे सरकार बहुत आवश्यक है। हालांकि मुझे पूछना चाहिए, लेकिन ये एक प्रश्न आ रहा है, वो ये आ रहा है कि सुनील जी, जिस तरह का मैंडेट घाटी में मिला है और यूं लग रहा है गुरेज की एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है वहां पर पहली बार कमल खिले, आपसे ये जानना चाहूंगा जिस तरह का मैंडेट आ रहा है और जो परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बन रही हैं कि जम्मू संभाग को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो कश्मीर संभाग से भी मदद जरूरी है, कश्मीर संभाग को अगर मुख्यमंत्री बनाना है तो जम्मू संभाग की मदद के बगैर नहीं बनेगा। क्या आप नहीं देख रहे कि आने वाले समय में हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं जहां पर आपको जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में या 2 राज्यों में बांटने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही, क्योंकि कब तक आप इसको इस तरीके से हाईजैक रखेंगे कि भाई जम्मू का मुख्यमंत्री बन नहीं सकता, कश्मीर का मुख्यमंत्री बन नहीं सकता बिना जम्मू की मदद के, जम्मू का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता बिना कश्मीर की मदद के, खींचतान लगी रहेगी। और इस खींचतान के बीच में आपको नहीं लगता कि लोगों का जबरदस्त नुकसान हो सकता है? मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं, मान लीजिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी का कोलिशन होता है, कांग्रेस की जम्मू संभाग से सीटें आने की संभावना 2 से 3 के है, इससे ज्यादा कोई सीटें उनकी आ नहीं रही, कुछ चमत्कार हो जाए तो ज्यादा आ जाए, तो इसका मतलब जम्मू रिप्रेजेंट नहीं हो पाएगा उस प्रकार से जिस प्रकार से होना चाहिए। इन परिस्थितियों में क्या आप भी जम्मू कश्मीर के विभाजन को आने वाले कल में संभवता देख रहे हैं? मैं इस बात को बिल्कुल खंडन करता हूं, बिल्कुल कंडम करता हूं। किसी भी सूरत में इस स्टेट का कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। देखिए, हम मानते हैं कि विविधता में एकता है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। जो ये डाइवर्स एक सिस्टम है हमारा इस जम्मू कश्मीर का, यही जम्मू कश्मीर की ताकत है। और इस स्ट्रेंथ को कभी भी कमजोर नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पे इसका विभाजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे दुश्मन देशों की नजरें इस जम्मू कश्मीर पे है और इसका विभाजन किसी भी कीमत पे नहीं होना चाहिए। एक मानसिकता, एक माइंडसेट यहाँ पे तैयार किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि जम्मू का चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, कश्मीर का ही बना रहे, ताकि एक खींचतान में उनकी कुर्सी बची रहे। इस खींचतान को मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीजों को, उनके मिथ को खत्म किया है, 370 35 से बाकी चीजें यहाँ पे अलगाववाद,
जमात इस्लामी, इन सारी चीजों को ध्वस्त किया, दफन किया। और इस डाइवर्सिटी की ताकत को, स्ट्रेंथ को और मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक लास्ट हैमर करना है। कहीं न कहीं वो जो एक खींचतान की है प्रक्रिया, उस खींचतान को खत्म करके जम्मू का भी मुख्यमंत्री बने, कश्मीर का भी बने, एक यूनिट एक माने हम इस जम्मू कश्मीर को। क्योंकि रीजनल पार्टीज को इसमें बहुत अच्छा मजा आता है कि वो इसको दो यूनिट्स, दो इकाइयां बना के रखे, कश्मीर की इकाई अलग, जम्मू की इकाई अलग, इनको एक पार्ट पढ़ाएं, उनको दूसरा पार्ट पढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी है और केवल भारत का पार्ट जम्मू में भी, भारत का पार्ट कश्मीर में भी पढ़ाए। और मुख्यमंत्री वो किसी का भी है, डिस्ट्रिक्ट एक यूनिट हो सकता है, वो कुपवाड़ा का बने, वो कठुआ का बने, वो सांबा का बने, वो चौपैया का बने, डिस्ट्रिक्ट में कोई भी हो सकता है। लेकिन ये कश्मीर और जम्मू का अलग अलग संभाग, अलग अलग इकाइयां बना के इन्होंने जिस प्रकार से डिवीजन करके आज तक की इस राजनीति को बढ़ाया है, इस राजनीति को दफन करने का राइट टाइम है और ये होगी। इसमें मुझे कोई भी शक शुबा नहीं है कि आने वाले दिनों में ये संदेह भी हम खत्म कर देंगे कि भाई जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री सुनील शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जम्मू कश्मीर एक संभाग ही रहेगा, हम इसको दो संभागों में बांटकर नहीं देखते। और भारतीय जनता पार्टी अपने दमखम पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाने की कोई संभावना नहीं है।